अब देखो क्या हुआ। हमने अभी तक पढ़ा कि क्या कहते हैं, जो रैली थी ये ऑर्गेनाइज की गई थी बहुत सारे रेडिकल ग्रुप के द्वारा। ठीक है। 1918 से 1980 के बीच में 19 के बीच में जो बर्लिन की स्ट्रीट थी वहाँ पे लोग ऐसे जमा हुए हुए थे। ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कहते हैं, जर्मनी हार गया था। ठीक है। अब वॉर political radicalization was only heightened by economic crisis of 1923। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का मतलब है कि जब क्या कहते हैं वॉर ख़त्म हुई तो क्या हुआ, जर्मनी की हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है। जिसकी वजह से उसको पॉलिटिकली उसकी हालत बहुत ख़राब हुई। और ये हालत तब ख़राब हुई जब वहाँ पे क्या आई, इकोनॉमिक क्राइसिस। कब आई? 1923 में। अब जर्मनी जितनी भी लड़ाई लड़ी, ठीक है, वो सारी लोन्स पे लड़ी, मतलब सारे उधार ले लेके लड़ी। एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशंस इन गोल्ड। अब जितना भी कर्जा लिया था अब उसका भुगतान तो करना है, उसकी भरपाई तो करनी है। तो जितना भी जर्मनी को नुकसान हुई युद्ध की वजह से, ये जो वर्ल्ड वॉर की वजह से जितना भी नुकसान हुआ, सारा बोझ किस पे आ गया? जर्मनी पे। और इस जो यू कैन से दैट ये जो जितना भी वॉर कंपनसेशन थी किस में पे की गई? गोल्ड में की गई। जिसकी वजह से जो गोल्ड का रिजर्व था वो क्या हो गया? कम हो गया वहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, फिर क्या हुआ 1923 में जर्मनी ने कहा कि अब हम इसका भुगतान नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू पे द कंपनसेशन। जिसकी वजह से फ्रांस नाराज़ हो गया और उसने जर्मनी का सबसे इम्पोर्टेंट, यू कैन से दैट सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियल एरिया था, रुर, उसको अपने कब्जे में ले लिया, ताकि वहाँ से कोयला जो था, कोल था, वो अपना नुकसान वहाँ से कोल लेके अपना नुकसान पूरा कर सके। ठीक है। अब जर्मनी ने भी इसके बाद का कोई क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं किया। जर्मनी ने इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया। ठीक है। और अब सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। अब सरकार को, जो भी गवर्नमेंट थी, उसको पैसे तो देने थे, तो उसने अपने क्या कहते हैं लेबर्स को पैसे तो देने थे। अब वो पैसे कैसे दिए गए? उसने इस चक्कर में बहुत सारी पेपर करेंसी रेकलेसली प्रिंट कर दी। रेकलेसली मतलब बिना सोचे समझे अंधाधुंध पेपर करेंसी को उन्होंने छापना शुरू कर दिया। ठीक है। अब उसके पास बहुत सारा पैसा छाप दिया कि जितना कि पूरी मार्केट में पैसा भर गया, विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन। जिसकी वजह से जो मार्क था, जर्मनी की जो करेंसी थी उसको मार्क बोला जाता था, उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है। पैसे की कीमत कम हो गई। और अप्रैल में क्या हुआ, जितना यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी वो एक यूएस डॉलर किसके बराबर हो गया? 24,000 मार्क्स के बराबर हो गया। जुलाई में ये किसके बराबर हो गया? 3,53,000 मार्क के। ठीक है। अगस्त में हो गया ये 46,21,000 मार्क के। ठीक है। उसके बाद जब दिसंबर तक पहुँचे तब तक इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी कि हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यू थी कि 9,88,60,000 मार्क्स के बराबर हो गई थी दिसंबर में इसकी वैल्यू। और एक ब्रेड के लोफ को खरीदने के लिए दे हैव टू ब्रिंग सो मच मनी। उनको इतना पैसा अपने साथ लेके आने पड़ रहा था। सोचिए, जिस पैसे से पहले घर खरीद सकते थे वो, अब उससे सिर्फ वो एक रोटी खरीद रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल हो रही है उनके लिए ब्रेड खरीदना। इनफैक्ट उनकी इतनी बुरी हालत हो गई 1923 में कि वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी। ठीक है। इतना समझ में आया? मतलब पैसे की कीमत पूरी गिर चुकी थी। इनफैक्ट ब्रेड ऑफ लोफ
एक लॉफ को बाय करने के लिए उनको इतने बैगों में पैसे भर के लाने पड़ रहे थे। ये जो क्राइसिस थे इसको क्या नाम दिया गया, हाइपर इन्फ्लेशन। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्राइजेस अंधाधुंध बढ़ चुके थे। इनफैक्ट उसके बाद फिर क्या हुआ, अमेरिकन को बेचारों को तरस आने लग पड़ा। अमेरिकन ने इंटरवीन किया और जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालने की कोशिश की और उन्होंने एक डेविस प्लान को लॉन्च किया, जिसकी वजह से ये जो रिपरेशन थे, ताकि जो बर्डन था इसको थोड़ा इजी किया जा सके जर्मन्स पर। इज इट क्लियर्ड एवरीवन? ये था तुम्हारा अभी तक का हमारा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो ईयर ऑफ डिप्रेशन था, अभी तक हमने जो पढ़ा इतना समझ आया सबको कि इसमें क्या था कि अभी तक जितना भी वॉर हुई, वॉर में जर्मनी हार गया और जर्मनी के हारने की वजह से जितने भी देश इसमें लड़ रहे थे, जो जीत गए थे, उन्होंने सारा दोष किस पे डाल दिया, जर्मनी पे डाल दिया। अब जर्मनी में डाल दिया, जिसकी वजह से इसको एक वॉर गिल्ट क्लॉज में के तहत सारा कंपनसेशन करना पड़ा। कंपनसेशन करना कौन सा इतना इजी था, उसके लिए जर्मनी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट एक ऐसी सिचुएशन आई जहां जर्मनी कहती अब हमसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो अब क्या हुआ, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आई बात ईयर 1924 से 28 के बीच में। अब कुछ स्टेबिलिटी आने लग पड़ी। 24 से 28 के बीच में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई जर्मनी में। लोगों को लगा कि अब हालात सुधर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो था ये कुछ ज़्यादा देर का नहीं था। मतलब ये जो स्टेबिलिटी थी ज़्यादा देर की नहीं थी। दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड, मतलब हाथ से फिसलती जा रही थी। ये तो ऐसी बात हुई जैसे रेत पे घर बना, यानी कि ज़्यादा देर तक टिकी नहीं स्टेबिलिटी। जर्मन ने इन्वेस्ट किया, जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी व टोटली, जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी और रिकवरी थी वो सारी डिपेंडेंट थी, जितना भी यूएसए उसको लोन दे रहा था, शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम द यूएसए। क्योंकि जर्मनी की जितना भी हम सोल्यूशन हम निकाले वो सारा कुछ किसकी वजह से आता, अमेरिका की वजह से। ठीक है, अमेरिका ने जर्मनी को बहुत छोटे छोटे लोन देने शुरू कर दिए। लेकिन 1929 में क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था ये खींच लिया गया। दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन, ये वापस ले लिया गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होगी। मतलब वहाँ की यू कैन से दैट वहाँ की जो शेयर मार्केट थी वो क्रैश होगी। अब लोगों को डर लगने लगा कि उनकी जो शेयर्स की कीमत थी, शेयर्स के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। इसलिए सब ने एक साथ शेयर बेचने शुरू कर दिए थे अपने। दे जस्ट स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स, क्योंकि अब जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया तो डर के मारे सब ने क्या करने लग पड़े, अपने शेयर्स बेचने। फेयरिंग अ फॉल इन प्राइजेस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर, लोगों ने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। ऑन वन सिंगल डे, एक दिन, जो कि 24 अक्टूबर की बात का मैं बता रही हूँ, 24 अक्टूबर 1929 में एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर बेच दिए गए। और यहाँ से शुरू हुआ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। कब स्टार्ट हुआ, 24 अक्टूबर 1929 से। अब क्या हुआ, अब ओवर द अगले 3 साल, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 1929 से लेके 32 के बीच में जो नेशनल इनकम थी, जो पूरे देश की इनकम थी यूएसए की, वो आधी हो गई। ठीक है, आधी रहेगी। वहाँ पे सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज शट डाउन, सारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो कम हो गए। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, वर बैडली हिट एंड स्पेक्टेकुलर विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। और जिन भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, लोगों ने अपने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब जर्मन इकॉनमी वॉज द वर्स्ट। अब इसकी वजह से सबसे ज़्यादा किसको मुश्किल आई, जर्मन इकॉनमी, क्योंकि जर्मनी की इकॉनमी थी किस पे डिपेंडेंट है, यूएस के लोन पे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और 1932 में क्या हुआ, जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो सिर्फ 40% रह गई थी। ठीक है, मतलब पहले की अगर हम कंपैरिजन करें तो आधी से भी कम, मतलब हाफ से भी कम हो गई थी। वर्कर्स लॉस देयर जॉब, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई थी, उनके जो वेजेस थे वो कम कर दिए गए थे। अनएम्प्लॉयड लोग, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड
टच एंड अनप्रेसिडेंटेड, और जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो 6 मिलियन तक पहुंच गए थे। एज जॉब्स डिसअपेयर, वैसी फटाफट जॉब्स ख़त्म हो गई थी। अब जब जॉब्स नहीं रहेंगी तो वहाँ का यूथ क्या कर रहा था, दे टुक क्रिमिनल एक्टिविटी, उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का सहारा लिया। वहाँ पे चोरी डकैती बढ़ गई और वो एक बहुत मुश्किलों की घड़ी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड, जिसकी वजह से लोगों के बीच में दिलों में बहुत एंग्जाइटी और डर फैल गया। जो मिडिल क्लास थे, स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे और जो पेंशनर्स थे, उनकी सारी सेविंग ख़त्म हो गई जब उनकी करेंसी की वैल्यू ख़त्म होगी। और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर, उनको ज़्यादा, जो खुद छोटे बिजनेसमैन थे और जो खुद रिटेल कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। सिर्फ ऑर्गेनाइज वर्कर, मतलब जो जॉब ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे, वो मैनेज कर पाए अपने घरों को, कीप देयर हेड अबव वाटर, थोड़ा सा ऊपर है कि, बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर भी ख़त्म हो गई। मतलब सारा कुछ ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इतनी डिप्रेशन जो आई उसकी वजह से। इतना समझ में आया। नेक्स्ट, अब क्या प्रॉब्लम्स थी वेमर रिपब्लिक के साथ। प्रॉब्लम, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रॉब्लम्स विद वेमर रिपब्लिक। पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। अगर पॉलिटिकली बात करें तो जो वेमर रिपब्लिक थी वो बहुत कमज़ोर थी। फ्रेजाइल मतलब बहुत कमज़ोर थी। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सब इनहेरेंट डिफेक्ट्स, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत, जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये संविधान बनाया गया, इसमें पहली बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स यू कैन से दैट, बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ थी, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल बना और जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप आई। अब कौन आ गया, प्रेजेंटिंग हिटलर हेयर, ठीक है। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल। अब मेजॉरिटी, अब क्या हुआ, इसकी वजह से हर पार्टी को उतनी सीटें दी जाती थी जितने उनको वोट मिले, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या हुआ, किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जब तक मेजॉरिटी नहीं आएगी तब तक वो पार्टी अपना रूल नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार बनाना, यानी कि गवर्नमेंट बनानी बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से उनको कोalition गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। और ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि देखो, जब दो पार्टीज आपस में मिलके काम करेगी तो प्रॉब्लम्स तो होगी। ये कहेगी मेरी सुनो, ये कहेगी मेरी सुनो, तो ये बड़ी मुश्किल क्रिएट हुई, जिसकी वजह से एक और डिफेक्ट था। ये तो था एक डिफेक्ट। अब दूसरा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जितने वोट मिलेंगे उतने, जिसकी वजह से कोई एक पार्टी टिक नहीं पा रही थी, कोalition बनी। अब दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48। अभी आर्टिकल 48 है क्या, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट था उसको इमरजेंसी पावर दी गई कि वो इमरजेंसी पावर लागू कर सकता है, ठीक है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशंस आए वो इमरजेंसी पावर लागू कर सकते हैं, जिसके अंडर जितने भी, जब भी इमरजेंसी लगेगी, जितने भी सिविल राइट्स हैं लोगों को जो मिले गए हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। सिविल जो राइट्स है उनसे छीन लिए जाएंगे। और within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting on an average। अब क्या हुआ, और जो पार्लियामेंट थी के बिना, जब तक वो जो संसद है, जब तक वो आदेश नहीं देगी, जब तक कोई रूल नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो वेमर रिपब्लिक था, सिर्फ कुछ ही वर्षों तक 20 अलग अलग सरकारें, वेमर रिपब्लिक में 20 अलग अलग सरकारें बनी, और हर सरकार सिर्फ 239 जितनी भी गवर्नमेंट बनी सिर्फ 239 डेज टिकती, लिबरल 48 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस थे ये भी मैनेज नहीं हो पाए और लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। अब कोई सोल्यूशन नहीं दिखा, जिसकी वजह से कौन आ गया, हिटलर राइज टू पावर, हिटलर आ गया। इतने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, हिटलर राइज टू पावर। टिल देन इतना पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू, टेक केयर।